एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ अपनी मैरिज स्टोरी, और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। आप में से कई लोगों ने मुझे कई बार पूछा है कि गौरा अपनी मैरिज स्टोरी शेयर करो, कि कैसे तुम्हारी शादी हुई, अरेंज मैरिज हुई या फिर लव मैरिज हुई। तो मैंने सोचा कि क्यों ना चलो इसी टॉपिक पे आप लोगों से बैठकर बातें कर ली जाए। तो चलिए मैं अपनी मैरिज स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। ऑल्सो जो मेरे पास पुरानी पिक्चर्स होंगी वो मैं स्टोरी शेयर करते हुए ना साथ के साथ एक दो पिक्चर्स वगैरह डालती जाऊंगी। मैं आप लोगों को थोड़ा सा बैक डेट में लेके चलती हूँ। तो बात है 2010 की, जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी। तो जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई ना, तो एक दो बार ऐसे शादी जैसी बात चली थी, जैसे बुआ ने इधर उधर से कहीं से कोई रिश्ता बताया था, बट फैमिली ने इस चीज़ को इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, क्योंकि मैंने क्लियरली अपने पापा से कहा था कि मुझे अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, मुझे MBA करना है और मुझे बनस्थली यूनिवर्सिटी राजस्थान जाना है पढ़ने के लिए। तो मेरे पापा ने मेरी बात को बहुत अच्छे से माना, और मैंने बनस्थली यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दिया, और जो एंट्रेंस एग्ज़ाम था उसमें मेरी काफ़ी अच्छी रैंक आई। तो मुझे जो यूनिवर्सिटी का कैंपस है वो मिल गया, और मैं अपनी MBA की पढ़ाई करने के लिए जयपुर चली गई। तो वहाँ पर मेरी जो MBA है वो अच्छी खासी चल रही थी, और वहाँ से मेरी फिर प्लेसमेंट हो गई। उसके बाद मैं जयपुर में ही थोड़े दिन जॉब कर रही थी। तो जो जॉब का प्रोफाइल था वो मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा था, तो मैंने धीरे धीरे इंटरव्यूज़ दिए, और फिर मैं दिल्ली NCR शिफ्ट हो गई। तो जब मैं दिल्ली NCR शिफ्ट हो गई, MBA भी मेरी कंप्लीट हो चुकी थी 2012 में। ऑलमोस्ट 1-1.5 साल हो गया था जॉब करते करते। सो 2013 में जन्माष्टमी का टाइम था, और उससे पहले भी ना मेरे पापा या फिर मेरे चाचा कई बार कॉल करके बोलते थे कि वहाँ पे कोई लड़का देखा है या कोई लड़का बताया है। तो मैं इतना ज़्यादा ना सीरियस नहीं ले रही थी इस चीज़ को, कि मतलब हाँ कोई लड़का देखा है या फिर बताया है। तो मैं भी इतना ज़्यादा पूछती नहीं थी कि क्या करता है क्या नहीं। तो ये चल रहा था। बट धीरे धीरे ना मेरे जो साथ की मेरी फ्रेंड्स थी उनमें से भी ना एक दो की शादियां होने लगी। तो मुझे समझ में आया कि हाँ अब लाइक अगर पेरेंट्स लड़का कोई देख रहे हैं और कोई अच्छा रिश्ता होता है तो हाँ मुझे सोचना चाहिए इसके बारे में। तो मेरे पापा का एक बार फ़ोन आया कि हमने एक लड़का देखा है, और वो इस कंपनी में जॉब करता है, आर्मी स्कूल से पढ़ा हुआ है, तो हो सकता है तुम्हारा सीनियर वगैरह हो। और पापा देखने भी गए थे उनके घर पे। तो वो लड़का जिसके बारे में पापा बात कर रहे थे वो पुष्पेंद्र ही थे। और सारी चीज़ें जब बताई पापा ने, तो पता नहीं क्यों हर चीज़ एक कनेक्टेड तरीके से जाती है, जिसके साथ जो हमारा लिखा होता है वो तो होना ही होता है। तो फिर मैंने मतलब पापा ने जब बताया तो इस चीज़ को ना मैंने सीरियस लिया कि अच्छा लड़का देखा है, क्या करता है क्या नहीं। तो पापा का फ़ोन रखने के बाद फेसबुक पे मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया। अभी तो फेसबुक में बहुत सारे प्राइवेसी फिल्टर्स और ये सब लग गए हैं, लेकिन अगर बात की जाए 2013 की, दैट इज़ कई साल पहले की बात है, तो उस टाइम पे ना फेसबुक में इतनी सारी प्राइवेसी फिल्टर्स नहीं थे। आप किसी के प्रोफाइल में जाओ तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आप उसे देख सकते थे। तो मैंने उनकी प्रोफाइल खोली। पापा ने मुझे ना ईमेल आईडी पे उनकी पिक्चर भी भेज दी थी। ऑल्सो मैंने फिर फेसबुक पे भी सारी पिक्चर वगैरह देखी। तो मेरे जो म्यूचुअल फ्रेंड्स थे, तो मेरी ना बचपन की फ्रेंड है अनुभा, तो वो हमारे म्यूचुअल फ्रेंड्स में आ रही थी। तो वो भी मेरे साथ आर्मी स्कूल में पढ़ती थी। और पुष्पेंद्र जो है हमारे सीनियर थे आर्मी स्कूल में, लेकिन आई थिंक हमारी कभी आर्मी स्कूल में मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि बहुत सारे सीनियर्स होते हैं हमारे, हम लोग अपने एक्टिविटीज़ में अपनी पढ़ाई लिखाई में बिजी होते हैं। तो फिर मैंने ना अनुभा से बात करी कि तुम्हारे म्यूचुअल फ्रेंड्स में ये जो हैं, और मतलब डिटेल्स वगैरह जानना चाहिए बेसिकली। तो उसने पूछा कि क्यों क्या, तो मैंने क्लियरली बता दिया कि रिश्ता आया है, और बता कैसा रिश्ता है क्या है। तो अनुभा ने एक्चुअली बहुत तारीफ़ की कि बहुत अच्छे हैं और डाउन टू अर्थ हैं, स्मोक वगैरह नहीं करते हैं, कोई भी गलत हैबिट्स नहीं है, ड्रिंकिंग अल्कोहल कुछ भी नहीं करते हैं, बहुत मतलब सीधे साधे पर्सन हैं, ये सब बताया अनुभा ने। और अनुभा के जो ब्रदर हैं उनके काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं, मतलब अभी तक काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं, मतलब चाइल्डहुड फ्रेंड। तो ये है। ऑल्सो फिर अनुभा की मम्मी को भी पता चला कि अच्छा गौरा का रिश्ता पुष्पेंद्र के लिए आया है। तो अनुभा की मम्मी का मेरे पास फ़ोन आया कि गौरा बहुत ही अच्छा रिश्ता है और तुम्हें ऐसा लड़का नहीं मिलेगा, ये सब मतलब बहुत उन्होंने तारीफ़ की। तो अगर आपकी फ्रेंड के पेरेंट्स आपको कॉल करके बोल रहे हैं कि मतलब इतना अच्छा, यूजुअली ना पेरेंट्स जो है तभी किसी चीज़ कुछ तारीफ़ करते हैं जो एक्चुअल में अगर कोई अच्छा रिश्ता होता है। तो आंटी ने मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब पॉजिटिव सारी बातें उनके बारे में कही। ओके गाइस, तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि रिश्ता किसके थ्रू आया। मतलब यूजुअली मैं अरेंज मैरिज की अगर बात करूँ, मेरी और पुष्पेंद्र की अरेंज मैरिज ही हुई है। तो अगर कोई ना कोई रिश्ता लेके ही जाता है, मतलब कोई मीडिएटर होता है, जैसे बुआ वगैरह होती हैं, कोई अंकल होते हैं, कोई होते हैं,
तो हमारे केस में जो हमारे मीडिएटर कह सकते हो, बिचौलिए कह सकते हो, जिन्होंने हमारी शादी करवाई, वो हैं रमेश अंकल। तो रमेश अंकल जो हैं वो मथुरा में रहते हैं और वो पुष्पेंद्र के पापा के काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं। ये लोग सेम गांव से बिलोंग करते हैं और रमेश अंकल मेरे पापा के भी काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं, क्योंकि पापा और रमेश अंकल दोनों ना आर्मी में, जब इंडियन आर्मी में थे पापा, दोनों साथ में सर्विस कर चुके हैं। तो इस तरह से, और रमेश अंकल भी बहुत अच्छे सीधे साधे पर्सन हैं, मतलब उनकी हैबिट्स अगर हर चीज़ देखी जाए तो बहुत अच्छे इंसान हैं वो। तो जब उन्होंने एक रिश्ता बताया पुष्पेंद्र का, तो पापा ने मतलब सोचा कि हाँ उन्होंने बताया है तो कंसिडर करना चाहिए। तो फिर पापा गए थे इनको देखने के लिए। फैमिली अच्छी लगी, इनके 2 बड़े भाई हैं, ये सबसे छोटे हैं, सबसे बड़ी दीदी हैं। ओवरऑल देखा तो खेती बाड़ी भी है, हम लोग जाट फैमिली से हैं तो सर्विस में है लड़का। इसके साथ साथ ना थोड़े ज़मीन वगैरह है कि नहीं ये भी बहुत ज़्यादा देखते हैं। तो खेती बाड़ी भी है गांव में इनकी और गांव से जुड़े हुए हैं, आना जाना लगा रहता है। और पुष्पेंद्र का जो गांव है वो मेरे गांव का एकदम मतलब नेबरिंग गांव है। मेरे गांव की जो बाउंड्री ख़त्म होती है और पुष्पेंद्र के गांव की बाउंड्री शुरू हो जाती है। तो हमारे खेत वगैरह भी आपस में जुड़े हुए हैं, आसपास हैं। तो इस तरीके से सारी चीज़ें जो हैं वो मतलब कनेक्ट होती गई। सो अब बात आती है, मैं आपसे बोल रही थी ना कि जन्माष्टमी पे पापा का फ़ोन आया कि तुम घर आ जाओ, एक लड़का देखा है और उनकी फैमिली तुमसे मिलना चाहती है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि एक मीटिंग प्लान कर लेते हैं। तो पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने सीरियस लिया और मैं घर जाने का सोचने लगी। 1-2 दिन की छुट्टियां थी, जिस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करती थी, वीकेंड भी था और 1-2 एक्स्ट्रा मैंने छुट्टियां ले ली, तो मैं चली गई घर आगरा। सो 2013 में जन्माष्टमी का दिन था और मैं आगरा में थी। तो मैं गई पापा के साथ, रमेश अंकल भी आ गए थे और हम लोग गए। मतलब एक लोकेशन थी जो डिसाइड कर ली थी कि वहाँ पे मतलब देखना है। तो ये बहुत ही प्राइवेट मीटिंग काइंड ऑफ थी और हम लोग गए। तो एक जूस शॉप थी, जन्माष्टमी का दिन था ना, तो कोई वैसा रेस्टोरेंट वगैरह डिसाइड नहीं किया था, क्योंकि बाहर जाके कुछ खा नहीं सकते थे। तो जूस वाली शॉप थी, तो वहाँ पे हमने कुछ मिक्स्ड फ्रूट्स का कोई जूस वगैरह ऑर्डर किया था, मुझे इतना ढंग से याद नहीं है। और बाई चांस ऐसा हुआ कि पुष्पेंद्र आ नहीं पाए। उनकी मम्मी आई थी, रमेश अंकल, मेरे पापा और मैं, हम 4 लोग थे। और पुष्पेंद्र ने मैसेज भिजवाया था अपनी मम्मी के थ्रू कि पुष्पेंद्र को कोई इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट काम आ गया है, तो वो दिल्ली से आ नहीं पाए आगरा। तो इस चीज़ को ना मुझे देख के बड़ा गुस्सा आया कि यार मतलब कैसा लड़का है या कैसा रिश्ता है, क्या आया है कि मतलब मैं पहली बार ऐसे आई हूँ और पुष्पेंद्र नहीं आए। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग ये सब चीज़ें होती रहती हैं। हमारी जो लाइफ है वो फिल्मी नहीं होती है, रियल लाइफ में इस तरह के इंसिडेंसेस होते रहते हैं। बट अच्छी चीज़ ये है कि मम्मी आई उनकी, भले ही पुष्पेंद्र नहीं आ पाए, बट उन्होंने जो चीज़ें डिसाइड की थी कि मतलब इस डेट को देखना है, वो उस चीज़ को उन्होंने उस डेट के अकॉर्डिंग रखा, टाइम के अकॉर्डिंग रखा। तो पुष्पेंद्र की मम्मी मुझसे बातें करने लगी, कुछ पूछने लगी और रमेश अंकल भी थे साथ में, पापा भी थे। तो जो भी उस टाइम पे मेरी मदर इन लॉ जो हैं उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने सारी चीज़ों के मतलब वही घरेलू चीज़ें ये सब पूछ रही थी, वो पढ़ाई लिखाई ये सब। और उन्होंने मुझे बोला कि पुष्पेंद्र आ नहीं पाया है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, हम लोग मिल लिए और वहाँ से हम लोग चले गए। जैसे मैं बता रही थी, एक प्राइवेट मीटिंग थी, तो हमने ज़्यादा इधर उधर किसी को बताया नहीं था, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि अरेंज मैरिज में क्या होता है कि जब 2 फैमिलीज मिलती हैं, जब तक चीज़ें फाइनल ना हो तो बहुत ज़्यादा इसका मतलब अनाउंसमेंट नहीं की जाती है, ज़्यादा बताया नहीं जाता है। तो यही था। और फिर उसके बाद मैं घर चली गई और 1-2 दिन फिर मैं घर पे रही और उसके बाद फिर वापस दिल्ली एनसीआर में जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं वर्क कर रही थी वहाँ पर वापस चली गई। और उस टाइम पे मेरी ना रूममेट थी, उसको मैंने बताया था कि मैं इस काम के लिए जा रही हूँ। तो जब उसने पूछा ना कि क्या हुआ तुम्हारा, क्या हुआ, तो मैंने बताया कि यार वो लड़का तो आया ही नहीं देखने के लिए। तो हंसने लगी कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। तो बट ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसा हो सकता है, क्योंकि अब मैं देखती हूँ पुष्पेंद्र को प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके, ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चलता है। और अगर वो नहीं आ पाए तो पहले मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था, इरिटेटिंग सा, यार कैसा है कि लड़का ही नहीं आया देखने के लिए, अपनी मम्मी को भेज दिया। ऑनेस्टली स्पीकिंग अब धीरे धीरे टाइम के साथ थोड़ी और मैच्योरिटी आ गई है, अब चीज़ों को समझने का तरीका बदल गया है। उस टाइम पे वो मैच्योरिटी नहीं होती, अनमैरिड गर्ल, कितने फ्री थॉट्स होते हैं। तो ये सोच रही थी मैं अपनी लाइफ में बिजी हो गई, वर्क वगैरह जो एवरीडे का ऑफिस वर्क है ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें मैं वर्क करती थी, तो वो सब चलने लग गया। और 1 हफ्ते तक ना तो हमने कोई कॉल किया और ना ही रमेश अंकल का कोई कॉल आया।
बट 1 वीक के बाद रमेश अंकल का कॉल आया कि पुष्पेंद्र जो है उनसे बात हो गई है और उनको रिश्ता बहुत पसंद है, और अब दिवाली पे पुष्पेंद्र जो है वो आगरा आएंगे और आपकी जो बेटी है वो भी दिवाली पे छुट्टियों में आगरा आएगी, तो सब लोगों की मीटिंग करा देते हैं और दिवाली पे ही रिश्ता जो है वो पक्का कर देते हैं। तो दिवाली आने वाली थी और दिवाली पे हम लोग गए, तो आई थिंक डे था धनतेरस से एक दिन पहले, जब मार्केट में चारों तरफ दिवाली की शॉपिंग तैयारियां चल रही होती हैं। तो हमारी जो है फर्स्ट मीटिंग वो हुई। मैं गई थी, मेरे पापा गए थे, मेरी मम्मी, क्योंकि अभी रिश्ता वगैरह फाइनल नहीं हुआ था, चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो मेरी मम्मी हर चीज़ में मेरे साथ नहीं जा रही थी। तो मैं और पापा गए थे, रमेश अंकल आए थे, पुष्पेंद्र की मम्मी थी और पुष्पेंद्र थे। तो हम लोग ना सदर बाजार में आगरा में है डोमिनोज, और हम लोग डोमिनोज में फर्स्ट टाइम मिले थे। तो जब भी मैं डोमिनोज का पिज़्ज़ा खाती हूँ स्पेशली सदर बाज़ार से, तो मुझे हमेशा अपनी फर्स्ट मीटिंग की याद आती है। और अभी भी जब कभी भी मैं आगरा जाती हूँ डोमिनोज की तरफ देखती हूँ तो हाँ, वो याद आ जाता है टाइम कि हम लोग यहीं पे मिले थे। तो हम लोग मिले और पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर किया, और पुष्पेंद्र की मम्मी को तो पिज़्ज़ा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, वो कहती मैं ये सब चीज़ें नहीं खाती हूँ। तो उन्होंने तो कुछ नहीं ज़्यादा खाया, और मैंने भी पिज़्ज़ा पसंद था, बट फिर भी थोड़ा यूँ रहता है कि पापा बैठे हैं, अंकल बैठे हैं, पुष्पेंद्र थे, थोड़ा बहुत कुछ खाया, सबने बोला खा लो इसलिए। और पिज़्ज़ा वगैरह खाने के बाद फिर रमेश अंकल हैं, पापा हैं, पुष्पेंद्र की मम्मी, तो इन लोगों ने बोला कि जो डोमिनोज की कॉर्नर वाली सीट है तुम लोग विंडो के पास वहाँ बैठ जाओ, और तुम लोगों को कुछ बातें करनी है, कुछ अपने डाउट्स पूछने हैं या मतलब आपस में बातें करनी है तो कर लो। तो पहले तो मैं नहीं जा रही थी, बट मेरे पापा ने बोला कि हाँ जाओ, वहाँ बैठ के बातें कर लो। तो हम लोग फिर डोमिनोज में, हमारे पेरेंट्स तो बीच से में बैठे हुए थे, हम लोग ना साइड में एक सीट थी, हम लोग वहाँ जाके बैठे और समझ नहीं आ रहा था क्या बातें करें। तो फिर हम लोग वहाँ बैठे और फिर मैंने वहाँ जाके ना पुष्पेंद्र से पूछा कि आप जन्माष्टमी पे जब बोला था तो आप क्यों नहीं आए थे। पता नहीं क्यों मैंने पहला क्वेश्चन ना यही पूछा। तो उन्होंने मुझे बताया कि आई एम सॉरी, और मेरा कुछ इंपॉर्टेंट इशू आ गया था, ये हो गया था, वो आ गया था, और मैं आना चाहता था, तो इतना लेट हो चुका था, तो फिर मैं दिल्ली से आगरा आता तो बहुत लेट ही हो जाता मतलब, और फिर इसीलिए फिर मैं आ नहीं पाया। लेकिन मैंने मम्मी को बोल दिया था कि मैं भले ही आऊँ ना आऊँ, लेकिन जैसे जैसे डिसाइड हुआ है तुम ज़रूर चली जाना। तो ये था। और पुष्पेंद्र ने भी मुझसे एक दो चीज़ें पूछी फैमिली से रिलेटेड और समथिंग, बस ऐसे ही थोड़ी बहुत बातें की। और उसके बाद हम लोग फिर से पेरेंट्स के साथ आके बैठ गए, और पेरेंट्स ने हमसे कुछ पूछा नहीं कि क्या फील हो रहा है क्या नहीं फील हो रहा, सब हाय हेलो करके नमस्ते करके वहाँ से फिर चले गए। सो रेस्टोरेंट से आने के बाद हम लोग घर पे बैठे हुए थे, डिनर वगैरह हो चुका था तसल्ली से। जब फैमिली मेम्बर्स बैठते हैं तो पापा बैठे थे, मम्मी बैठी थी, मैं बैठी थी। तो पापा ने पूछा कि तुमको क्या फील हो रहा है, मतलब हाँ है या ना है, इस तरह से। और बिफोर कि मैं कुछ बोलूं पापा ने मुझे 2-3 चीज़ें बोली कि अच्छा लड़का है, अच्छी फैमिली है, और इस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करता है, और मतलब अच्छा रहेगा, तुम वहाँ जॉब करती हो, तुम वहाँ से जॉब जो है रिज़ाइन करके और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब ज्वाइन कर सकती हो, और दोनों दिल्ली एनसीआर में फ्लैट वगैरह ले लेना या अपार्टमेंट ले लेना और उस तरह से सेटल हो जाना। मतलब एक तरह से पेरेंट फ्यूचर प्लानिंग लेके चलते हैं। और दिल्ली एनसीआर के पास में ही आगरा है, तो वीकेंड पे तुम इजीली आगरा आ सकती हो, अपने ससुराल मम्मी के पास भी घूम कर जा सकती हो। तो इस तरह की जो पूरी डिस्कशन है वो चल रही थी। तो पापा ने बोला कि तुम क्या डिसाइड करती हो बताओ। तो मैंने बोला कि बताती हूँ 1-2 दिन में सोच कर। तो फिर मैंने सोचा, काफ़ी सारी चीज़ों को मैंने सोचा, और सारी चीज़ों को सोचने के बाद कंक्लूजन ये निकला कि हाँ मेरी तरफ से हाँ है, मुझे रिश्ता पसंद है। 2014 न्यू ईयर शुरू हो चुका था, तो बात हो गई दोनों फैमिली की आपस में, और मेरे पापा और मेरे चाचा वगैरह ये लोग सब जाके कुछ कपड़े और फ्रूट्स वगैरह और कुछ गोल्ड का लेके पुष्पेंद्र के लिए रिश्ता पक्का करके वहां पर आ गए। तो मकर संक्रांति पे हमारा रिश्ता जो है फाइनल हो गया। रिश्ता पक्का तो हो गया था, और उसके बाद बात थी कि इंगेजमेंट की डेट डिसाइड कर लेते हैं। और मेरे पेरेंट्स को ये था कि इंगेजमेंट की बजाय सीधे शादी कर देते हैं, मतलब मेरे पापा की पूरी तैयारी थी। तो ऑल्सो पुष्पेंद्र की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आया कि उनको अपने प्रोजेक्ट के काम से यूएस भेज रहे हैं। तो तब तो मेरे पापा ने एकदम सोच लिया कि हाँ यूएस जाने से पहले शादी करके जाओ। मतलब पेरेंट्स को थोड़ा सा होता है कि नई कंट्री में जा रहे हैं और अभी शादी भी नहीं हुई है, थोड़ा सा
पेरेंट्स को होता है। ऑल्सो हम लोगों को कभी भी ये नहीं था कि हमको NRI से शादी करनी है या फिर दूसरे कंट्री में मुझे जाना है, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरा पासपोर्ट वगैरह भी नहीं बना हुआ था। तो पुष्पेंद्र ने बताया कि उनको ऑफिस में प्रोजेक्ट से रिलेटेड US जाना पड़ेगा, और पापा ने बोला कि शादी वगैरह करके जाओ। बट फिर पुष्पेंद्र कहते हैं कि काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, नई जगह है, अभी मुझे भी कुछ पता नहीं है नई जगह के बारे में, कैसे मैं एडजस्ट करूँगा क्या है, और शादी करके एकदम गौरा को भी तुरंत ले जाऊँ। तो इससे बेटर है कि अभी इंगेजमेंट कर लेते हैं और शादी के लिए मैं दिसंबर में वापस आ जाऊंगा। तो फिर यही फाइनल हुआ, इंगेजमेंट की डेट डिसाइड हो गई। 9 फरवरी को 2014 में मेरी इंगेजमेंट हुई थी। और इंगेजमेंट जो है वो बहुत ही एक सिंपल अफेयर था। मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स थे और पुष्पेंद्र के सारे फैमिली मेम्बर्स थे, और रिंग सेरेमनी हुई थी, कुछ फ्रूट्स, मिठाइयाँ और खाना था सबका। तो मतलब जो बेसिक इंगेजमेंट होती है उस टाइप से हुई थी, और उसकी पिक्चर्स अगर मेरे पास होंगी तो कुछ कुछ मैं यहाँ पर शेयर कर दूंगी। सो इंगेजमेंट में पुष्पेंद्र की फैमिली की तरफ से मेरे लिए गोल्ड चेन आई थी और पेंडेंट आया था। ये जो मैं पहनती हूँ ये मेरा इंगेजमेंट का ही है। और रिंग थी, हम दोनों की फैमिली एक्सचेंज जो हमने रिंग की थी वो थी। पायल थी मेरे लिए, नोज पिन थी, और कपड़े थे, और शॉल था, स्वेटर था, सैंडल्स थे, हैंडबैग, कॉस्मेटिक्स थे, कपड़ों में कुछ साड़ियाँ, कुछ सूट थे, और एक दो जोड़ी जो थोड़ा वेस्टर्न स्टाइल के गाउन टाइप के थे वो। तो ओवरऑल, और फ्रूट्स की बास्केट थी। तो जैसे इंगेजमेंट होती हैं आप लोगों ने देखी होंगी उसी तरीके से, मतलब बहुत अच्छे से सब वो लोग लेकर आए थे। मिठाइयाँ वगैरह थी, ड्राई फ्रूट्स थे, और दोनों की फैमिली जैसे मैंने बताया इन्वॉल्व थी, और बहुत ज़्यादा बाहर के लोगों को नहीं मिलाया था। और हाँ, जो मैं बता रही थी ना आपको कि मेरी फ्रेंड है अनुभा, जिसकी मम्मी और अनुभा के ब्रदर और पुष्पेंद्र काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। तो जो अनुभा की मम्मी है उनका इनकी फैमिली से हमेशा से ही आना जाना था, वो काफ़ी अच्छे से फैमिली को जानती थी। तो अनुभा की मम्मी भी आई थी। और हाँ, ये तो मैं बताना भूल ही गई कि हमारी बात होना कब स्टार्ट हुई थी। तो हमारी बात होना स्टार्ट हो गई थी जब ही मकर संक्रांति पे रिश्ता पक्का हुआ। तो उसके बाद पुष्पेंद्र जो है उनका कॉल वगैरह आने लगा मेरे पास, तो हमारी फिर बात होना स्टार्ट हो गई। 31 मार्च को पुष्पेंद्र की US की फ़्लाइट थी, वो US आ गए थे। और US आने के बाद वो मुझे यहाँ की ना सारी वीडियोस, पिक्चर्स वगैरह भेजते थे। तो मुझे भी काफ़ी एक्साइटमेंट लगती थी कि एक नया कंट्री मुझे देखने को मिलेगा। और काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमें तो US का एक्साइटमेंट ही नहीं था। तो पहले मुझे एक्साइटमेंट नहीं था, मैंने पासपोर्ट नहीं बनवाया हुआ था, तो मुझे लगता था कि मैं इंडिया में ही रहूँगी और मेरा कहीं बाहर कंट्री में जाने का तो कुछ है नहीं प्लान। बट जब डेस्टिनी में जो लिखा होता है वो तो होना होता है। तो जब मुझे पता चला कि मैं शादी के बाद US जाऊँगी, तो फिर मैंने अपना पासपोर्ट बनवाने का प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन, ये सब जो है वो स्टार्ट किया। ऑल्सो मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जब पुष्पेंद्र US जा रहे थे तो मेरे पापा और मेरा भाई वो लोग पुष्पेंद्र को ना एयरपोर्ट पे सी ऑफ करने गए थे, फ्लावर का बुके लेके। और मैं नहीं गई थी साथ में, और पुष्पेंद्र ने तो बोला था कि तुम भी आना। मेरे पापा और मेरे भाई ने ना तो मुझसे पूछा कि तुम चलो, और ना मैंने बोला कि मैं भी चलती हूँ। अरेंज मैरिज थी। ऑल्सो हम लोग इतना ज़्यादा नहीं बोलते हैं कि नहीं हमें भी चलना है, ये है, तो मतलब ये है। बट हाँ, पुष्पेंद्र ने US जाने से पहले फ्लाइट में, जब फ्लाई होने वाली थी उससे पहले कॉल किया था कि अब मैं जा रहा हूँ। हमारी शादी की डेट जो है वो फिक्स हो गई थी, तो दिसंबर 6 को हमारी शादी की डेट थी। पुष्पेंद्र ने अपने जो US वाले मैनेजर हैं उनको पहले ही बता दिया था कि उनको दिसंबर में वापस आना होगा शादी के लिए। तो मैनेजर जो है वो ओके थे कि हाँ तुम आ जाओ प्रोजेक्ट के काम से, और जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम वापस चले जाना शादी के लिए। तो जब पुष्पेंद्र US में थे तो यहाँ पर उनके काफ़ी फ्रेंड्स वगैरह बन गए, और मैं इंडिया में थी तो टाइम का डिफरेंस आ गया था। या तो मॉर्निंग में हमारी बात होती थी या शाम को बात होती थी, फिर उनका वर्क होता था, मेरा भी कुछ वर्क वगैरह होता था जहाँ मैं जॉब करती थी। तो हम लोग बात वगैरह करते थे, उनका फ़ोन आता था, कुछ पिक्चर्स वीडियोस वो शेयर करते रहते थे यहाँ की। और मैं इंडिया में थोड़ी बिजी थी, अपनी शादी की शॉपिंग करती थी, कभी अपनी जो कलीग्स हैं उनके साथ कभी बाहर आउटिंग पे जाती थी। तो मैं इंडिया की जो भी अपडेट्स होती थी वो उनको देती रहती थी। तो इस तरीके से हमारा जो कोर्टशिप पीरियड होता है ना, इंगेजमेंट और शादी के बीच के जो मंथ्स होते हैं वो बड़े ही अच्छे निकले। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप काइंड ऑफ आप कह सकते हो। वो इतनी दूर थे, मैं इंडिया में थी, लेकिन हम बाय टेक्नोलॉजी कभी वीडियो कॉल हो जाती थी, कभी फ़ोन पे बात हो जाती थी। इस तरीके से हम लोग ऑलवेज एवरीडे कनेक्टेड रहते थे। तो शादी 6 दिसंबर की थी। 1 नवंबर को मैंने अपनी जॉब से रिज़ाइन कर दिया था, क्योंकि शादी की तैयारियां करनी थी, थोड़ा बहुत पार्लर वार्लर का काम होता है। तो मैंने अपनी जॉब से 1 महीने पहले रिज़ाइन कर दिया था। 1 नवंबर मेरा जो है लास्ट डे था। तो मैं आगरा वापस आ गई थी,
और आगरा वापस आने के बाद वही थोड़ी बहुत शॉपिंग वॉपिंग, मम्मी के साथ कभी बाजार जाना, ये सब चल रहा था। और पुष्पेंद्र यूएसए से वापस आए थे शादी के लिए 30 नवंबर को, 30 नवंबर मैं यहाँ मेंशन कर दूंगी। और जैसे मैंने आपको बताया था कि जब वो गए थे तो मेरे पापा और मेरा भाई सी ऑफ करने गए थे। जब वो वापस आए तो मेरे पापा फिर से उनको मतलब वेलकम करने के लिए गए थे, बुके वगैरह लेके। तो पापा गए थे और लौटते में पुष्पेंद्र और पापा, तो पापा पुष्पेंद्र को घर लेते हुए गए कि आप घर पे रुकिए, थोड़ा पानी वानी पिए, चाय वाय पीजिए। तो पुष्पेंद्र लौटते टाइम अपने घर निकलने से पहले हमारे घर आए थे, मुश्किल से 5 मिनट के लिए आए होंगे। तो मम्मी ने बोला चाय वाय बनाती हूँ, बैठिए बैठिए। बट उस टाइम पे घर में बहुत रिश्तेदार वगैरह थे, उनके भी फैमिली में बहुत रिश्तेदार थे, सब थे। हमारी फैमिली में भी गांव से सारे रिश्तेदार वगैरह शादी के लिए आ चुके थे। तो पुष्पेंद्र बस पापा को, मम्मी को, सबको नमस्ते वमस्ते करके और फिर वो चले गए। और उस टाइम पे मेरी पुष्पेंद्र से बात तो नहीं हुई थी, बट हाँ दूर से ही हाय हेलो हुई थी। मतलब वो आए थे थोड़ी देर बाहर वाले रूम में और उसके बाद चले गए। तो उस टाइम पे इतने मंथ्स बाद, एंगेजमेंट के बाद सीधे मैंने उनको 30 नवंबर जब वो आए आगरा तभी उनको मिली थी। और हमारी कोई भी बात नहीं हुई, दूर से बस हम लोगों ने हाय हेलो कर लिया और उसके बाद फिर वो अपने घर चले गए। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि इंगेजमेंट के बाद हमारी फ़ोन पे ही बात हो रही थी इतने टाइम से। बट बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था कि वो शादी से पहले हम लोग मतलब थोड़ा सा ही सही, बट हाँ हाय हेलो तो हो ही गई दूर से। और वैसे भी हमारी फैमिलीज़ में अरेंज मैरिज में शादी से पहले इतना ज़्यादा मिलना जुलना, बात करना इतना नहीं होता है। अब धीरे धीरे चीज़ें ओपन होती जा रही हैं, बट हाँ फ्यू इयर्स बैक बहुत चीज़ें रिजर्व थी। अब सोशल मीडिया, रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और इतना कुछ हो गया है ना कि फैमिली मेम्बर्स भी फ़ोन वगैरह में देखते रहते हैं, तो उनकी भी थिंकिंग ओपन होती जा रही है। तो बट ये है, फिर हम लोग शादी की तैयारियों में बिजी हो गए। कुछ ही दिन बचे थे, फिर उनके भी काम थे घर पे बहुत सारे, उनके फैमिली मेम्बर्स, रिश्तेदार, हमारे भी घर पे बहुत सारे काम थे। और शादी के फंक्शंस के बीच में कभी कभी बात होती थी, कभी नहीं होती थी, तो इस तरीके से चल रहा था। और जैसे मैंने बताया 6 दिसंबर 2014 को हमारी शादी हो गई और शादी हमारी बहुत अच्छी तरीके से हो गई। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी शॉर्टेज या कुछ भी नहीं हुआ, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, बहुत अच्छे से हमारी शादी हो गई। और मैं कभी इंगेजमेंट और शादी की डिटेल में पिक्चर्स की कौन सा पर्सन कौन है शेयर करूँगी। गाइज ये थी मेरी अरेंज मैरिज की स्टोरी। और आई नो हम में से बहुत लोगों की अरेंज मैरिज स्टोरी इसी तरह की होती हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी अरेंज मैरिज स्टोरी कैसी लगी। इसी के साथ मैं वीडियो को करती हूँ ऑफ। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अप्रिशिएटिंग माई वीडियोज़। और आप लोग चाहें तो इंस्टाग्राम पे भी हम लोग कनेक्टेड रह सकते हैं। इंस्टाग्राम मैंने रिसेंटली थोड़ा चेंज कर दिया है, तो जो चैनल का नेम है ना, होप यू रिलेट इंडियन मॉम यूएसए, यही इंस्टाग्राम का भी नेम है, होप यू रिलेट इंडियन मॉम यूएसए। आप सर्च करोगे तो आपको इंस्टाग्राम पे मेरा प्रोफाइल दिख जाएगा और हम लोग वहाँ पे भी जुड़े रह सकते हैं। चलिए गाइज अभी मैं वीडियो को करती हूँ ऑफ। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, टेक केयर।